हम लोग अपनी बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं। आबिद साहब का परिचय आप सब जानते हैं कि प्रख्यात कार्टूनिस्ट रहे हैं और इनको डब्बू जी के नाम से लोग बुलाते भी हैं। जब मैं इनसे पहली बार मिला था उस समय ये 72 साल के बच्चे थे और आज ये सिर्फ 88 ईयर्स के युवा रचनाकार हैं। और मैं ज़्यादा समय न लेते, मैं सीधे सर की जो ज़िंदगी है वहाँ से हम शुरू करते हैं कि एक मुंबई का एक डोंगरी एरिया जहाँ पर एक कमरे में एक परिवार के 7 लोग एक साथ सोते हैं और उसमें एक 8 साल का बच्चा है जो अपने परिवार के लोगों के साथ फुटपाथ पे सोता है। द्वितीय विश्व युद्ध का टाइम होता है। मुंबई के बंदरगाह से एक छोटी सी ट्रेन, छोटी लाइन की ट्रेन जो है वहाँ से गुजरती है अमेरिकी और अंग्रेजी सैनिकों को लेकर, और उस मोहल्ले के बच्चे, डोंगरी मोहल्ले के बच्चे उसके पीछे भागते हैं और वहाँ पर वो बिस्किट और चॉकलेट फेंकते हैं और सारे बच्चे लपकते हैं। उसमें एक अंग्रेज जो है एक डिज्नी का एक कॉमिक्स बुक फेंकता है और ये 8 साल का बच्चा जो फुटपाथ पर सोता है वो उस बुक को लपक लेता है और लपकने के बाद उसकी ज़िंदगी बदल जाती है। तो मैं ये उस 8 साल के बच्चे का नाम है आबिद सुरती, और उस कॉमिक्स पाने के बाद किस तरह से ज़िंदगी बदली, मैं चाहूँगा कि आबिद साहब इस वाक़ये को बहुत विस्तार दें। जी। वॉल्ट डिज्नी का नाम तो आप सब लोगों ने सुना होगा। मिकी माउस का नाम भी, उनका जो कैरेक्टर था वो भी आप परिचित होंगे। उसी मिकी माउस ने मुझे इंस्पायर किया। तब मेरी उम्र 6 साल की थी और मैंने कॉमिक को देखकर मैंने नकल करना शुरू किया। तो मिकी माउस के करीबन 50 स्केच बनाए तो मुझे लगा ये तो मैं बना सकता हूँ। सारे सीक्रेट पता चल गए, कैसे प्रोपोर्शन देखे जाते हैं। एक सर है तो बॉडी कितने पोर्शन बॉडी के होने चाहिए, कितने पोर्शन पैर के होने चाहिए। ये नकल करने से अकल आई और फिर ओरिजिनल सोचने लगा। अब ओरिजिनल कुछ बनाए मैंने। ये 10वीं में था, 6 साल से लेके 10वीं तक की बात है कि तब एक बहुत आवाज ही वैसी बुलंद है। थैंक यू। तो खरी कमाई डे यानी ये स्काउट का ब्रिलियंट प्रोग्राम था। साल में एक बार, जिस रोज सारे बच्चे जो भी स्काउट में है वो अपनी कमाई किसी तरह भी करके घर आएंगे और अम्मी के सामने पैसे रखेंगे, कहेंगे खाना दो। यानी कि मैं अपनी कमाई के पैसे से खाना खा रहा हूँ, फुकट में नहीं खा रहा। तो बच्चे क्या करते थे, कोई बच्चा हैंडीक्राफ्ट में एक्सपर्ट होता था तो नकली फूल बना लेता था और फूल बेचने बैठ जाता था। कोई बच्चा जो है बूट पॉलिश, एक ब्रश लेकर और कहीं से डिबिया एक ले लेता था, पूरा दिन वो बूट पॉलिश करता था और लोग खुशी खुशी उससे बूट पॉलिश करवाते थे। तो ये सारी कमाई करने का कॉन्सेप्ट, तो मैंने सोचा मैं क्या करूं। तो मुझे आइडिया आया कि भाई मैं कॉमिक्स जो बनाता हूं वो बेचने के लिए कहीं किसी अखबार के दफ्तर में जाऊं। तो किसी ने कहा टाइम्स ऑफ इंडिया जो है वो डोंगरी जहां मैं रहता था वहां से 10 मिनट पैदल वॉक। टाइम्स ऑफ इंडिया, जैसे मैं वहां पहुंचा स्काउट के ड्रेस में
उम्र करीबन 12-13 साल। पहुंचा वहां और वॉचमैन से डरते डरते पूछा, बाहर जो था सिक्योरिटी गार्ड, कि एडिटर साहब कहाँ है? तो उसने तो कहा जाओ सीधे चले जाओ अंदर, वो सामने केबिन दिखाई दे रही है वहाँ, उसमें बैठे हुए, केबिन को धक्का मारो अंदर चले जाओ। सोचिए उस दौर के एडिटर को मिलना कितना आसान था, और आज कितनी सिक्योरिटी के बावजूद हमें जाने को नहीं मिलता। एनीवे, मैंने पॉकेट कार्टून्स बनाए थे, जिसके लिए आर.के. लक्ष्मण फेमस हुआ, उसका पॉकेट कार्टून, उसकी शुरुआत मैंने की थी। या हम दोनों ने साथ में, मेरे आगे पीछे कोई ज़्यादा फर्क नहीं है, लेकिन जहाँ तक मेरा ख्याल है मैंने शुरुआत की थी। और मैंने टेबल पर, एडिटर के टेबल पर मेरा पॉकेट कार्टून रखा। पहले तो उन्होंने मेरी सूरत देखी, ये बंदा कहाँ से आ गया अंदर, जैसे कोई चूहा घुस जाता है केबिन में, उस नज़र से देखा। फिर कार्टून को उठाया और उठाकर वो मुस्कुराया। मैंने कहा बाजी मार दी, अपना अप्रूव हो गया। तो पहला कार्टून जो था मेरा टाइम्स ऑफ इंडिया में छपा। उसके बाद तो फिर धर्मयुग में डब्बू जी और भी कई कैरेक्टर्स क्रिएट किए। इंस्पेक्टर आज़ाद जो राज कपूर का फेवरेट था, ये बहादुर जो था वो शाहरुख खान का फेवरेट। यानी ऐसे टॉप के ब्रांडिंग बनते गए। शुरुआत मिकी माउस से हुई और बढ़ते बढ़ते आज बहादुर जो है इंडिया का फर्स्ट कॉमिक सुपर हीरो। ये बहुत बड़ी क्रेडिट है कि जैसे अमेरिका का सुपरमैन है, चाइना का कुछ और है, जापान का है, तो इंडिया का पहला कॉमिक सुपर हीरो जो था वो बहादुर को उसके लिए नॉमिनेट किया गया। अब ये मुझे मालूम ही नहीं था कि भाई मैंने इतना बड़ा काम किया है कि बहादुर अपना जो है वहाँ पहुँच गया है, मतलब सुपर हीरो बन गया है। तो अब पता कैसे चला कि एक लड़की का फ़ोन आया सैन फ्रांसिस्को से, ये अभी 10 साल पहले की बात है। बहादुर बंद हो गया, उसको 20 साल हो गए। उस लड़की ने कहा कि सर हम आपका इंटरव्यू करना चाहते हैं। तो मैंने कहा मैं तो बम्बई में हूँ, तो कि मैं आना चाहती हूँ आपसे, आप मुझे डेट, ये डेट है, उसमें से कोई भी एक डेट आप चुन लो, मैं आ जाऊँगी। तो बेचारी वो कहीं यूनिवर्सिटी में पीएचडी कर रही थी, सुपर हीरोज ऑफ द वर्ल्ड, कॉमिक सुपर हीरोज ऑफ द वर्ल्ड, और उस सिलसिले में बात करना चाहती। तो मुझे यहाँ पता चला, उसने कहा तब पता चला कि भाई ये बहादुर जो है नाउ इट इज़ बिकम ए नेशनल ग्लोबल कैरेक्टर। अच्छा, इसके बाद में क्या हुआ, बड़ी इंटरेस्टिंग बातें हैं बहादुर से जुड़ी हुई। उसने जाने से पहले मुझसे कहा कि सवेरे से शाम तक साथ रही और मुझसे इंडिया छोड़कर वो जाने वाली थी चाइना या सिंगापुर कहीं। तो मुझसे कहा कि कहीं से बहादुर के पुराने कॉमिक्स मिल सकते हैं। मैंने कहा बंद हुए उसको भी 10 साल, तब की बात है, 10 साल हो चुके हैं, अब तो कबाड़ी के पास भी नहीं मिलेगा, लेकिन तुम करना क्या चाहती हो पुराने कॉमिक्स का। उसने कहा कि सैन फ्रांसिस्को में बहादुर क्लब है और वहाँ एक एक कॉमिक जो यहाँ 25-25 पैसे में बिकता था, टाइम्स ऑफ इंडिया पब्लिकेशन था बहादुर का, वो 25 या 50 पैसे तक, फिर 75 पैसे तक गया था उसकी कीमत, प्राइस। वो $100 में बिक रहा है आज। एक कॉमिक $100 में बिक रहा है। बोले मुझे 4-5 कॉमिक मिल गए तो मेरे आने जाने का एयरफेयर निकल जाएगा उससे। ये 10 साल पहले की, 5 साल पहले एक बंदे का और फोन आया कि सर मेरे पास बहादुर के सारे कॉमिक्स है, सिर्फ एक को छोड़कर, पहला नंबर का कॉमिक मेरे पास नहीं है, अगर आपके पास 2 कॉपी हो तो एक दे दो मुझे। मैंने कहा भाई मेरे पास बड़ी मुश्किल से एक संभाल के रखी है, मैं दे नहीं सकता, लेकिन एक शख्स का मैं आपको नाम देता हूँ जो मुझे मिला था बेंगलुरु, वहाँ कॉमिक कॉन में उन लोगों ने बुलाया था मुझे, तो वहाँ उसका स्टॉल था।
जहाँ सारे पुराने कॉमिक्स आपको जो चाहिए वो मिलते थे उसके पास। मैंने उसका नंबर नोट कर लिया था, तो उसको नंबर दिया, मैंने कहा इस नंबर पर फ़ोन कर, उसके पास डेफिनेटली मिलेगा तुझे। उसने फ़ोन किया, दूसरे दिन उसने मुझे वापस फ़ोन किया, सर वो तो 25,000 मांग रहा है पहले कॉमिक का। सोचिए कहाँ से ग्राफ मिकी माउस का कॉमिक, ये बच्चे जो हम ट्रेन के पीछे दौड़ते थे, हम किस लिए दौड़ते थे कि कोई चॉकलेट फेंक देगा, कोई सैंडविच फेंकेगा, इस तरह खाने पीने का कुछ मिल जाएगा, ये इस उम्मीद से। और वहाँ किसी ने कॉमिक फेंका और उसमें से जो मिला, ये धर्मेंद्र जी ने जो बताया बिल्कुल सही बताया है कि हम 6 बच्चे जो थे भिखारी बच्चे थे, भीख मांगने निकलते थे ग्रुप बनाकर, और भीख में मुझे कॉमिक मिला। तो यहाँ से जो चली कॉमिक्स की और कार्टून की लीला, डब्बू जी इतना पॉपुलर हुआ कि उसके फैन जो थे, फैन सर्कल डब्बू जी का टॉप मोस्ट जो था ओशो, सबसे जबरदस्त फैन मेरा ओशो था। और ये दिस इज ऑल रिकॉर्डेड इन हिज वीडियोस, उसके जो वीडियोस, जो टॉक के वीडियोस है उसमें, और उन डब्बू जी के जोक्स भी जो उन्होंने सुनाए हैं वो भी रिकॉर्डेड है। तो वो क्या करते थे, बहुत ही दिलचस्प किस्सा है ये, कि देखते थे कि सत्संग में कुछ लोग जमाइया ले रहे, कुछ सोने की तैयारी कर रहे हैं, तो कहते थे देखते हैं इस हफ्ते डब्बू जी क्या कहते हैं। फिर अपनी सीट के नीचे से धर्मयुग निकालते थे, निकाल कर चुटकुला सुनाते थे। अब डब्बू जी की लोकप्रियता जो 30 साल तक नॉन स्टॉप चलता रहा, एवरी वीक एक कॉमिक स्ट्रिप इन धर्मयुग, और धर्मयुग का सर्कुलेशन था 4 से 5 लाख। एक एक धर्मयुग गांव में जाता था तो पूरा गांव वो पढ़ता था। अब ये जो कॉमिक के जो आइडियाज होते थे उसमें कई बार मैं 2 लेवल पर आइडियाज देता था। 2 लेवल से मेरा मतलब ये कि एक तो पेज बच्चों का था, बच्चों के पेज पर ये छपते थे, और तो मुझे बच्चों का भी ख्याल रखना पड़ता था, और कभी कभी इंटेलेक्चुअल्स को पोक कर देता था कि देखता हूँ कितने लोग समझ पाते हैं। एक आइडिया बता रहा हूँ कि कुछ त्यौहार था, ईद का या बकरी ईद का, तो डब्बू जी चिकन 1 किलो चिकन लेके निकले मार्केट से बाहर, और चील ने झपट्टा मारा, लेके ऊपर छज्जे पर बैठ गई, और डब्बू जी चौराहे पर डांस करने लगे। लोग बड़े परेशान कि 1 किलो का मुर्गा गया उस डब्बू जी के हाथ से, डब्बू जी डांस कर रहे हैं। तो जाके 2 लोगों ने पूछा कि भाई बात क्या है, आखिर आपको तो रोना चाहिए, सर पीटना चाहिए, और आप डांस किए जा रहे हैं। तो डब्बू जी ने कहा कि चील के पास तो मुर्गा है, लेकिन मुर्ग मुसल्लम की रेसिपी तो मेरे पास है। अच्छा, ये इसी तरह अपने भक्त लोग तालियां बजाई, खिलखिलाकर हंसे। अब जब ये ओशो ने कहा कि अब बताइए आप कि कार्टूनिस्ट कहना क्या चाहता है, तो सब इधर उधर झांकने लगे, कोई पकड़ नहीं पाया आइडिया। जो मैंने कहा 2 लेवल होते थे कभी कभी। तो फिर उन्होंने बताया कि देखो, जिस दौर से हम गुजर रहे हैं उस दौर में धर्म को लेकर कि हम धर्म को, मुसलमान है तो इस्लाम को चिपका के बैठा है, हिंदू है तो श्री राम को चिपका के बैठा है, हर कोई जीसस क्राइस्ट का मानने वाला है तो जीसस क्राइस्ट को, हर शख्स अपने धर्म को चिपका के बैठा है। लेकिन धर्म की रेसिपी जो है वो तो किसी संत के पास है।
तो ये भी था कि ओशो और रजनीश ने आपका डब्बू जी का इतना प्रयोग किया तो आपने उनसे फीस के रूप में रोल्स रॉयस कार मांग ली थी, ये क्या वाकया था? वो जो दौर से मैं ये जिक्र कर रहे हैं, उस दौर में इकोनॉमिकली डाउन, मेरी इकोनॉमी ऐसे ही चलती रही क्योंकि मैंने कभी नौकरी नहीं की। तो कभी ऊपर गई, कभी कहीं जैकपॉट लग गया तो ऊपर चली गई, नहीं तो नीचे आ जाती थी एकदम। तो बड़ा बुरा वक्त चल रहा था। और टाइम्स ऑफ इंडिया में 3 महीने से स्ट्राइक चली थी, 3 महीने तक कंटिन्यूस। तो मुझे किसी ने कहा कि भैया तुम्हारे डब्बू जी जो ओशो जो है वो लगातार यूज करते रहे, अगर अमेरिका में उसने इस तरह किसी का कैरेक्टर यूज किया होता तो उस पर कॉपीराइट का केस लग जाता। तो आप कम से कम उससे रॉयल्टी तो मांगिए उससे। अब मैंने कहा रॉयल्टी मांगू तो कैसे मांगू? तब तक वो यहाँ से अमेरिका ही चले गए और वहाँ जाकर उन्होंने रोल्स रॉयस का कलेक्शन शुरू किया। वो जब, जहाँ तक मेरा ख्याल है तब तक उनके पास करीबन 90s के ऊपर 99 रोल्स रॉयस इकट्ठी कर ली थी। तो फिर मैंने खत लिखा उनको कि भैया आप, बड़ी खुशी की बात मेरे लिए कि आपने डब्बू जी को इतना मान दिया, इतना पॉपुलर किया। और अगर मैं अमेरिका में होता और आप पर केस मारता तो आपको रॉयल्टी तो देनी पड़ती। तो मैं ज़्यादा नहीं मांग रहा हूँ, सिर्फ एक रोल्स रॉयस मुझे दे दो। उसका जवाब ही नहीं दिया और फिर मुल्ला नसीरुद्दीन शुरू कर दिया डब्बू जी की जगह पर। अच्छा आविद साहब, अब आपकी राइटिंग पर आते हैं कि आप यहाँ पर पले बढ़े, वही एरिया सादत हसन मंटो का हुआ करता था, वही डोंगरी, वही नागपाड़ा, वो एरिया जहाँ पर गैंगस्टर से लिए बेश्या, दलाल, जिब कतरे, वो सब रहते थे। करीम लाला का राज चल रहा था, हाजी मस्तान आपके साथ बड़ा हो रहा था। आपका एक दोस्त ने शायद एक बच्चे को थप्पड़ मारकर उससे 10 रुपया छीन लिया था। तो जिसको थप्पड़ मारा वो बच्चा जो है बाद में दाऊद इब्राहिम बन जाता है। तो उस माहौल में आप एक नोवेल लिखते हैं जिसका नाम है सूफी, और वो नोवेल एक गैंगस्टर के बारे में है। तो एक गैंगस्टर सूफी कैसे हो सकता है? क्योंकि सूफी तो ईश्वर की आंतरिक खोज करने वाला होता है। जी, सूफी लिखने की असली वजह जो थी, वो मेरे कई प्रकाशक थे, कई साल से मेरे पीछे पड़े हुए थे, करीबन 10-15 साल पहले से, कि आप बायोग्राफी लिखिए, बायोग्राफी ले, आप ब्रांड बन गए, आपकी बायोग्राफी यानी कि बिकने के, बहुत ही बिकने के बड़े चांसेस है। अब मैं सोच रहा था कि राइटर की बायोग्राफी में क्या, सारे राइटर जो होते हैं वो स्ट्रगल करके आगे बढ़ते हैं, और जैसे मैंने बताया कि भी भीख मांग के आगे बढ़ते थे, फुटपाथ पर सोते थे, वो इस तरह की सारे बातें, इसमें किसको दिलचस्पी है? कुछ ऐसी बात हो लिखने के काबिल। तो एक लड़का और था जो सूफी जिसको मैंने कहा है, वो लड़का जो था वो मेरा क्लासमेट था। हम लोग दोनों एक ही स्कूल में पढ़ते थे, जो फ्री स्कूल हुआ करती थी, उस दौर की बात है ये 60s की या 50s की बात। तो वैसी स्कूल में हम दोनों पढ़े, हम दोनों की इकोनॉमी सेम थी। वो भी एक परिवार के साथ एक खोली में रहता था और घर के नीचे बैठकर अपने खट्टी मीठी गोलियां और ये सब बेचता था वो। मैं भी अपने घर के नीचे, घर तो एक कमरा जो था जिसमें महिलाएं सोती थी, हम मर्द लोग सारे फुटपाथ पे सोते थे। तो मैं भी फुटपाथ पर बैठता था और ये खट्टी मीठी गोलियां बेचता था। हम एक ही मस्जिद में नमाज पढ़ने जाते थे। बचपन में अम्मी लोग हमें मार मार के भेजती थी। तो वो भी उसी मस्जिद में, वही स्कूल में हम दोनों, जिसमें हम, वो मेरा क्लासमेट था। अब क्या बात ऐसी हुई जिंदगी में हमारी कि मेरा रास्ता इस तरफ गया और उसका उस तरफ गया। ये करीबन मुझे 20-25 साल बाद, मुझे जब मैं डोंगरी से बैंड्रा रहने गया, जहाँ सुपरस्टार सब रहते हैं, आपके दिलीप कुमार और
इन सब के बंगले वहाँ। जब मैं वहाँ रहने गया तो और वो भी वहाँ रहने के लिए आया बांद्रा में, उसने भी इतने पैसे बना लिए थे उसने। तो मुझे स्ट्राइक हुआ कि हम दोनों की लाइफ सेम है, लेकिन रास्ते ऐसे कैसे बदल गए। अब बायोग्राफी जो है और ये जो दौर जो चल रहा है ये एक पर एक फ्री का है। बायोग्राफी यानी कि एक शख्स की लाइफ, इसमें दो शख्स की लाइफ है, मेरी और उस क्रिमिनल की। और जो थीम जो है वो मतलब माफिया था, माफिया बना था, डॉन जैसे कहते हैं ना, हालांकि वो अंडर प्ले कर गया सारा। अब दोनों की लाइफ में उसका थीम जो है सूफी का ये है कि वो जो है खुदा में मानता था, खुदा में इतना उसको विश्वास था, खुदा में, कुरान में, यानी इस्लाम पर वो अथॉरिटी भी बन गया था। धंधा ये करता था स्मगलिंग का, द गोल्ड स्मगलिंग उसका फेवरेट ईयर था, जो गोल्ड जहाँ सोने की स्मगलिंग शुरू हुई थी, हाजी मस्तान और ये सब पैदा हुए थे, और उसमें ये सबसे आगे निकल गया था। तो ये जो है मतलब हमारी जो बहस दोनों की होती थी वो इस पर होती थी। अगर कोई गलती से उससे कहता था कि ये कैसा धंधा कर रहा है तू, ये वो, ऐसा तुझे शोभा नहीं देता है, यो बातें करने वाले होते हैं। मैंने भी वही बात कही कि भाई तू ये छोड़ दे ना और कोई काम ले ले। तो मुझसे कहता था कि देखो जो कुछ हो रहा है संसार में कुरान शरीफ में लिखा है, उसकी मर्जी के बिना पेड़ का पत्ता भी नहीं हिलता, तो मैं किसकी मर्जी से स्मगलिंग कर रहा हूँ। अब इसका जवाब मेरे पास नहीं था। मेरी आर्ग्यूमेंट्स ये रहती थी कि जो मैं कर रहा हूँ इसके लिए मैं जिम्मेवार हूँ। अगर मैं कामयाब होता हूँ तो मेरी सफलता की क्रेडिट मुझे मिलनी चाहिए, उसको नहीं। सारी हजामत मैंने की, सारी मेहनत मैंने की और मुझे मिली सफलता। तो दोनों का ट्रैक जो है सूफी में ये डबल ट्रैक चलता है। वो इस्लाम पर अथॉरिटी था, एक बार आकर मेरे घर में बैठ के मुझे इस्लाम पर भाषण दे रहा था और मेरी अम्मी दूसरे कमरे में सोई हुई थी। वो गया तो अम्मी ने कहा कौन सूफी आया था घर में, तो मैंने कहा ये टाइटल इसके लिए सही है। तो मैंने टाइटल जो दिया, अभी पेंगुइन ने उसे छापा है अंग्रेजी में, ट्रांसलेशन बहुत बढ़िया ट्रांसलेशन है, सूफी द इनविजिबल मैन ऑफ द अंडरवर्ल्ड। ये टैगलाइन है। तो बड़ा कॉन्ट्रडिक्शन जो इन्होंने पकड़ा है वो इसी वजह से है कि ही वॉज अथॉरिटी। और फिर ओशो भी उसने पढ़ी है और बड़े बड़े संतों को भी पढ़ा है उसे, लेकिन वो ट्रैक कि खुदा की मर्जी के बिना पेड़ का पत्ता भी नहीं हिलता। हेलो। बॉलीवुड के जो त्रिमूर्ति थे, राज कपूर, देवानंद और दिलीप कुमार, तीनों आपके लेखनी के मुरीद थे और तीनों ने आपके लेखनी पर फिल्म बनानी चाहिए, लेकिन वो तीनों फिल्में नहीं बन सकी। लेकिन दिलीप कुमार वाला वाक्य आप जरूर बताएं कि वो क्या वो चाहते थे बनाना जिस पर के लिए आप उसके लिए तैयार नहीं हुए, दिलीप साहब के साथ जो चीज़ें हुई थी। दिलीप साहब जो है वो जब मैं बांद्रा में रहता था तो उनका भी बंगला वही था, और मेरा स्टूडियो जो था एज ए पेंटर, ब्रिज कैंडी जो पॉश इलाका है वहाँ मेरा स्टूडियो था। तो उस बिल्डिंग में एक ब्यूटी पार्लर था जहाँ दिलीप साहब की बहन आती थी ट्रीटमेंट के लिए, बाल कटवाने हैं या कुछ भी मेकअप करवाना है तो वहाँ आती थी। तो उनको पिकअप करने के लिए दिलीप साहब वहाँ आए थे और गलती से मेरे स्टूडियो में घुस गए। तो मैं तो देखकर हैरान रह गया। मैंने कहा दिलीप कुमार सुपरस्टार, मतलब गंगा जमुना सुपर हिट फिल्म के बाद की बात है ये। आके मैंने कहा बैठिए बैठिए, स्टूल साफ किया मैंने, जो कलर वलर सब चिपका हुआ था उस पर बिठाया उनको, और फिर 2-4 घड़ी मैंने कहा मैं पेंटर भी हूँ, वो कुछ थोड़ी बहुत
स्क्रिप्ट राइटिंग, थोड़ा बहुत स्क्रिप्ट राइटिंग का भी मुझे नॉलेज है। तो बोले आपने कुछ लिखा है पहले? मैंने कहा मैंने 2-4 स्क्रिप्ट लिखी है, लेकिन अभी तो कोई फिल्म नहीं बनी। तो बोले मेरे घर भेज देना। अब थोड़ी देर बात करके अपनी बहन को लेके चले गए। मैंने वो प्यून के ज़रिए उनके घर पर मेरी 2-4 स्क्रिप्ट जो लिखी हुई थी वो भेज दी, अंग्रेज़ी में सिनॉप्सिस। नेक्स्ट डे उनका फ़ोन आया कि भाई मिलना चाहते हैं, और टाइम दिया कि इस वक्त पर आप मेरे घर आ जाओ। मैं उनके घर गया तो नेचुरली जो 2-3 स्क्रिप्ट मैंने भेजे थे उनको लिखे हुए, वो उनको पसंद आए, नहीं तो कोई बुलाता नहीं है। अब उन्होंने कहा कि एक सब्जेक्ट उनके जहन में है, काली सरसों उसका नाम था, जो स्क्रिप्ट उनके पास करीब करीब तैयार था, और वो चाहते थे कि वो मैं लिखूं। मैंने कहा मैं तैयार हूँ। तो उन्होंने कहा कि पहले आप सुन लीजिए। तो हम लोग वैसे ही मतलब मार्बल के क्या कहते हैं सीटें पड़ी हुई थी, बागीचा था ग्राउंड, वहीं चाय मंगवाई, वहीं बैठकर चाय पी। फिर उन्होंने करीब करीब आधे घंटे से ज़्यादा वक्त लिया सुनाने में कि वो काली सरसों सब्जेक्ट क्या है, पूरा सुनाया। तो मैं तो ऐसा था मेरे लिए कि क्या 1 मैन शो देखते हैं ना नाटक, कभी कभी एक पात्री नाटक होता है, बिल्कुल मैं तो स्तब्ध एकदम से। और इधर एक्शन या नाक पकड़ के यूं सर हिला करके जो एक एक एक्शन देते थे फिल्मों में, वो सारे यहाँ उसने मेरे सामने। उसके बाद में ख़त्म करके मेरे पास आए, कैसा लगा? अब मैंने तो कुछ सुना ही नहीं था देखने में। मैंने कहा है काफ़ी दिलचस्प है, तो आप लिख पाओगे? मैंने कहा बिल्कुल लिख पाऊंगा। तो बोले कल से आ जाइए आप। तो अब मैं ज़रा चौंका, मैंने कहा भाई कल से आ जाए? ना चाहेंगे तो आपको सारी फैसिलिटी मिलेगी, सवेरे से शाम तक। सवेरे बोले मैं आपके साथ बैठूंगा और आपके साथ बैठकर सारा सीन डिस्कस करूंगा, आप पूरा दिन बैठकर लिखेंगे, शाम में मैं वापस आऊंगा, तो फिर हम बैठेंगे, जो तुमने लिखा है उसको रिवाइज करेंगे, कुछ एडिशन सब्ट्रैक्शन जो भी होता है वो करेंगे। अब ये मेरे लिए नामुमकिन था। मेरे तो इनबिल्ट मैकेनिज्म जिसे कहते हैं डिफ़ॉल्ट मैकेनिज्म, वो मेरे भीतर जो चित्रकार का था, इसीलिए मेरा पेंटिंग का स्टूडियो था। अब मैं पूरा दिन यहाँ बैठूंगा कि मेरी कोई वो ख्वाहिश नहीं थी कि मैं फिल्म राइटर बन जाऊँ, कि बॉलीवुड के अंदर सुपर पैसे बहुत थे वहाँ, लेकिन मेरा गोल वो नहीं था। तो मैंने कहा कि देखो मैं आपको सैटरडे संडे दे सकता हूँ, पूरा हफ्ता तो मेरे लिए मुश्किल है इस तरह काम करना। तो उन्होंने कहा कि भाई सोच लेना आप। मैंने कहा ठीक है, मैं सोच के आपको बताता हूँ मैं। उसके बाद में न मैंने उसको पूछा न उन्होंने पूछा। उसके बाद में कादर खान आया। कादर खान मेरे साथ कॉलेज में नाटक करता था और बॉलीवुड में वो स्ट्रगलर था। मेरे पास आया तो मैंने कहा देख तेरे लिए काम है, दिलीप साहब के बंगले पर पहुंच जा, उनको एक राइटर की ज़रूरत है और तू फिट हो जाएगा उधर। और वो फिट हो गया, वो वहाँ फिट हो गया और सुपर 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 स्क्रिप्ट राइटर बन गया वो। कादर खान की एंट्री उसी से हुई थी जी। उनकी फिर कादर खान की रोटी से हुई थी। एक राजेश खन्ना की फिल्म थी रोटी, उसमें कादर खान को डायलॉग लिखने को मिला था, वहाँ से शुरुआत हुई थी। लेकिन वो फिल्म बनी नहीं काली किताब, जो ये बात काली सरसों जी। एक क्वेश्चन है कि आपने पेंटिंग में बहुत सारे नए प्रयोग किए, उसमें एक प्रयोग था आपका मिरर कोलाज का। जी। ये मिरर कोलाज का जो कॉन्सेप्ट आपको कहाँ से लिया, और इसके पीछे प्रेरणा थी या कोई असाइनमेंट था जो इतना उस समय कहा यह जाता है कि आपकी पेंटिंग इतनी बिकने लगी थी कि हुसैन और सब लोग को आपने पीछे छोड़ दिया था एक दौर में। तो उस पर जो है यहाँ पर थोड़ी विस्तार से थोड़ा बताइए उसके बारे में।
एक कामयाबी की जो वजह होती है ना, हर शख्स के अपनी अपनी सोच होती है और अपनी अपनी वजह होती है। मैं घूम रहा था राजस्थान में, मारवाड़ राजस्थान उस इलाके में, और वहाँ देखा कि हमारे महिलाएं जो झोपड़ी में वहाँ रहती थी, जो भी मतलब, वो चाहे कैसी भी हालत हो घर की, लेकिन सजाने में, झोपड़ी है तो बाहर एक दरवाजे पर एक शीशा चिपका दिया, फिर बीच में एक तोता बना लिया, फिर दूसरा शीशा चिपकाया, फिर दूसरा तोता बनाया। इस तरह हर घर में इसी तरह की डिज़ाइन मिलती थी। कहीं मोर बना है, कहीं कौवा बना है, लेकिन वो शीशा जो था हर घर के साथ जुड़ा हुआ था, कहीं दरवाजे में, कहीं दीवार पर। तो मुझे लगा कि ये जो कॉन्सेप्ट जो है, कला और शीशा, ये दोनों को कंबाइन किया जाए तो कोई नई शैली बन सकती है। और मैंने ये प्रयोग शुरू कर दिए। ये तब की बात है 1969 के आसपास। उससे पहले मैं 5 पेंटिंग के शोज दे चुका था और 5 फ्लॉप, यानी कसम खाने को एक पेंटिंग नहीं बिकी। ऐसी हालत थी, घर में बीवी चिल्लाने लगी कि अब कब तक ये करते रहोगे, ये खाने के लाले हैं, ये है, बच्चों की फीस और ये सब मुझे करना पड़ता है। वो भी बेचारी थोड़ा बहुत काम कर लेती थी। तो मैंने कहा ये आखिरी शो है 69 वाला, ये शो अगर फ्लॉप हुआ तो हम बिस्तर लेकर गांव चले जाएंगे। तो खुश हो गई, दुआ करने लगी कि किसी तरह ये फ्लॉप हो जाए। लेकिन हुआ ये कि वो मिरर के जो प्रयोग मैंने किए, मॉडर्न प्रयोग, कैनवास पर शीशे के टुकड़े, कलर उड़ाए, इधर इधर से नए फॉर्म क्रिएट किए, कलर से, कलर के शीशे से बैलेंस किया। तो ये पेंटिंग का शो 69 में किया और ये ऐसा सुपर हिट हुआ कि सारे पेंटिंग सोल्ड आउट। कहाँ तो एक भी पेंटिंग बिक नहीं रहा था, वहाँ सारे के सारे बिक गए। अब ये इसका नतीजा एक ये भी आया कि एयर इंडिया वालों को बहुत ही पसंद आया ये शो। उन्होंने करीब 4-5 पेंटिंग तो उन्होंने खरीद लिए थे, और साथ में एक मुझे असाइनमेंट भी दिया गया। जापान में एक्सपो 70 होने वाला था, बहुत बड़ा मेला लगता है जो 4 साल में एक बार किसी मुल्क में इस तरह का मेला होता है, एक्सपो 70। एक्सपो 70 में एयर इंडिया का जो पेविलियन था, उसकी एक दीवार करीब करीब इतनी बड़ी थी, वो सारी मुझे मिरर कोलाज में डेकोरेट करनी थी। और वो भी बम्बई में बैठ के तैयार करके उनको दिखाना था, पहला फर्स्ट स्टेज। तो मैंने तो फौरन असाइनमेंट ले लिया। तब मैंने 18,000 रुपये, आज के दौर के कितने हुए, 69-70 की बात है, 18 लाख। क्योंकि अब मैं ब्रांड बन गया था, पूरा शो बिक चुका था, तो ये एक्सेप्ट उन्होंने कर लिया, पैसा भी एक्सेप्ट कर लिया था। मैंने वर्कआउट किया, डिज़ाइन ये वो। अच्छा, वो डिज़ाइन भी जो थी वो कृष्ण लीला थी, कृष्ण लीला मॉडर्न फॉर्म्स के अंदर। तो इससे एक बड़ा फायदा ये हुआ कि अखबारों में बड़ा पब्लिसिटी ज़बरदस्त मिली कि भाई एक मुसलमान है वो कृष्ण लीला बना रहा है, वो भी जापान के लिए। अब मेरे बनाने की वजह ये थी कि एक इंडिया नज़र आना चाहिए। जापान में ये लगने वाला था, एक्सपो 70 में जहाँ दुनिया भर के स्टॉल लगने वाले थे, कैसे पता चले कि ये इंडिया का स्टॉल है। और वो बहुत बड़ा पंडाल जैसे कहेंगे नहीं, बहुत बड़ा था एयर इंडिया का। खैर उन्होंने आए देखने के लिए, फौरन अप्रूव कर लिया। अच्छा, मेरा जापान जाने का कोई प्रोग्राम नहीं था, लेकिन उन्होंने कहा नहीं, इसके साथ तो आपको जाना ही पड़ेगा। अब सफ़र यहाँ से शुरू हुआ।
जापान में लगा तो उसको इतने, वहाँ भी उतनी ही पब्लिसिटी मिली। जापान का जो मेन चैनल था, वहाँ टीवी चैनल एक था उन लोगों का कोई, जैसे अपना दूरदर्शन वाला, उसमें टोटल इंटरव्यू आधे घंटे का मुझे दिया गया। तो और इतने मतलब असाइनमेंट और भी मिलते रहे। कहने का मतलब ये है कि ये नई शैली जो थी, मेरी सफलता की वजह पर आ रहा हूँ। एक छोटा सा पॉइंट देना चाहूँगा। मैं उम्मीद कर रहा था कि कॉलेज के बच्चे होंगे तो उनको काम आएगा कुछ। कि पहला शो सुपर हिट हो गया, दूसरा किया मैंने मिरर कोलाज का, वो भी सुपर हिट हो गया, सारे पेंटिंग बिक गए। तीसरा किया, वो भी सारे बिक गए। तो फिर मैंने चौथा नहीं किया, मैंने शैली चेंज कर दी। नॉर्मली ऐसा नहीं होता आर्टिस्ट के साथ। जैसे हुसैन ने एक घोड़ा बनाया, चल पड़ा तो उसने 20 घोड़े और बनाए, 20 बिक गए तो 200 बनाए, और करीब करीब लाइफ टाइम तक घोड़े उसके बनते रहे। अब मैंने सोचा कि अगर मैं ये मिरर वाली शैली पर बनाता हूँ तो सिर्फ मेरी इमेज जो है कांच वाला जैसी हो जाएगी, लोग कहेंगे भाई कांच वाला आ गया। मैं वो नहीं चाहता था, तो मैंने शैली बदल दी। शैली बदलने से नुकसान ये हुआ कि ब्रांड मेरा बन नहीं सका एज ए पेंटर। हर पेंटर को आप देखेंगे, दूर से देखकर कहेंगे कि हाँ भाई ये हुसैन का पेंटिंग है, ये गायतोंडे का है, ये पिकासो का है। आप देख लीजिए कहीं भी, मेरे पेंटिंग का पता ही नहीं चलेगा कि ये मेरा है या किसी और का है, अनलेस के लोग करीब जाएंगे, उसमें नीचे सिग्नेचर देखेंगे तो पता चलेगा ये। तो एक सफलता की एक बड़ी मेरी कामयाबी की वजह ये है कि हमेशा कुछ नया करना, एक कदम ज़माने से आगे चलना। अगर हम ज़माने से एक कदम आगे नहीं बढ़ सकते, जैसे मिरर कोलाज में मैं बढ़ गया, एक नई शैली बनाई। अभी मैं गया था वहाँ सिंगापुर में पूरा म्यूजियम मिरर कोलाज में बना है। यह कहने का मतलब ये कि जो आइडिया मुझे तब आया था, वो आइडिया अब किसी को आया सिंगापुर में म्यूजियम बनाने वाले आर्किटेक्ट को, और उसने पूरा म्यूजियम मिरर कोलाज में मैं खुद देख कर आया हूँ वहाँ। तो ज़माने से मैं एक कदम आगे ही था। पॉकेट कार्टून में मैं एक कदम आगे था। पॉकेट कार्टून का कॉन्सेप्ट ही किसी के पास नहीं था कि भाई एक कार्टून के अंदर विदाउट डायलॉग आप एक आइडिया देते हैं। यहाँ से फिर दिल्ली में एक कार्टून, इसने ये प्रयोग काफ़ी किए, वो भी कार्टून बनाता था विदाउट डायलॉग। तो हमेशा कुछ नया सोचेंगे तो ज़माने से एक कदम आगे चलेंगे, वरना तो फिर वो भीड़ के हिस्से बन जाएंगे। लास्ट बस एक सवाल लेते हैं, उसके बाद हम इस सेशन को ख़त्म करते हैं। जब धर्म युग में आपका डब्बू जी आना शुरू हुआ तो आपको धर्मवीर भारती अपने केबिन में बुलाते हैं और कहते हैं कि आबिद तुमने मेरे इस हिंदी मैगजीन को उर्दू पत्रिका बना दिया। तो ये डब्बू जी जो है धर्म युग का हिस्सा बना कैसे, और उन्होंने ऐसा क्यों कहा? ये उस दौर की 60s, 50s और 60s की बातें हैं कि जब जज्बा था कि देश आज़ाद हुआ है, हमारा है देश, चाहे हिंदू मुसलमान सिख ईसाई जो भी कहता था ये हमारा देश है, और ये फीलिंग हर जगह नज़र आ रही थी। तो धर्मवीर भारती एडिटर बनकर धर्मयुग में आए तो सबसे पहले उनको भी यही ख्याल आया कि धर्मयुग में जितना फॉरेन के कॉमिक्स छप रहे हैं, टार्जन है, मैंड्रिक द मैजिशियन है, फैंटम है, ये सब फॉरेन के कॉमिक्स थे। और उनकी सोच ये थी कि आज़ादी को इतने साल हुए हैं, आज भी हम ब्रिटिशर्स की या अमेरिकन कॉमिक्स ये सब छापते रहते, क्यों, क्या इंडिया में कोई है ही नहीं कॉमिक बनाने वाला? तो उन्होंने ट्राई करने के लिए इंडियन कॉमिक्स, इंडियन कार्टूनिस्ट को बुलाना शुरू किया। एक को ट्राई किया, उसका कॉमिक जो था कैरेक्टर चला नहीं, 3 महीने में बंद करना पड़ा। दूसरे को ट्राई किया, उसमें मारियो मिरांडा को भी ट्राई किया। मारियो अपने दौर का, लक्ष्मण और मारियो मिरांडा बड़े सुपर
कार्टूनिस्ट थे और मेरे गुरु समान दोनों। तो मारियो का भी करीबन 6 महीने चला। इस तरह एक के बाद एक सब बंद होते गए। अब मेरी बारी आई। किसी ने कहा कि भाई एक नया लड़का है जो पराग पत्रिका में डॉक्टर चिंचू के कारनामे बनाता है और वो उसका बच्चों के लिए बहुत अच्छा चल रहा है, तो आप उसको ट्राई करते हैं। तो डॉक्टर साहब ने मुझे बुलाया। अब ये तब की बात है कि मुझे गुजराती में, बेसिकली मैं गुजराती हूँ, तो मैंने गुजराती में एक कैरेक्टर बनाया था बटुक भाई बौने मियाँ। और गुजराती की एक वीकली पत्रिका थी डॉक्टर चिंचू के, चेत मछंदर, उसमें ये फीचर शुरू किया था। एक इंस्टॉलमेंट छपा, 2 छपे, 3 छपे, तो नेगेटिव लेटर्स आने शुरू हुए कि भाई बंद करो, ये क्या बकवास छाप रहे हो, इस तरह के सब। कुछ धर्म का छापो, कुछ भजन, उसकी जगह क्यों बिगाड़ रहे हो, मतलब इस तरह के सब मैसेज आने लगे। तो एडिटर ने मुझे बुलाया, मुझसे कहा देखो आपके तो ये रिजल्ट आ रहा है। मैंने कहा अभी शुरुआत है ना, अभी 3-4 छपे हैं ना, कम से कम 2-3 महीने तो देने चाहिए आपको आजमाने के लिए, पिकअप हो जाएगा। तो 2 महीने दिए, 2 महीने में इतने लेटर आए उसके नेगेटिव लेटर कि मुझे पूछे बिना ही बंद कर दिया उन्होंने। और तब ये भारती जी का मुझे मैसेज आया। तो मैंने वो बंडल जो था गुजराती वाला, उसकी लिपि बदल के सब यहाँ दे दिए। वही सब, सिर्फ लिपि बदल गई थी। और कमाल, ये अभी तक मेरे जहन में कुछ आया क्या, क्यों ये चमत्कार हुआ कि यहाँ 30 साल तक सुपरहिट चला। और आज भी आपने देखा कि लोग कितने प्यार से उसे याद करते हैं। तो क्या वजह क्या थी कि भाई गुजरातियों ने क्यों टोटली रिजेक्ट कर दिया और हिंदी वालों ने उसे सर आंखों पर उठा लिया। उसके चाहने वालों में मैंने बताया, ओशो का भी बताया मैंने। उसमें एक जो ये आखिरी है ना हमारा, एक ऐसा चाहने वाला मिला जो मुझे अनफॉरगेटेबल जिसे कहते हैं। पटना गया हुआ था और पटना के सेमिनार से 4 दिन तक था, मैं वहाँ से निकल रहा था एयरपोर्ट जाने के लिए। तो एक बंदे का फ़ोन आया, सर हम आपसे मिलना चाहते हैं। अरे मैंने कहा 4 दिन से यहाँ था, हर अखबार में मेरे फोटो छपी है, तूने शायद देखी नहीं, लगता अखबार नहीं पढ़ता होगा। अरे नहीं सर, मैं था ही नहीं पटना में, अभी आज ही लौटा हूँ और मुझे पता चला। आपसे तो मिले बगैर, आप बोलो जहाँ बोलो मैं आने के लिए तैयार हूँ। अब मैं एयरपोर्ट जा रहा हूँ, कहाँ मिलूँ उससे। तो मैंने कहा तो एक काम कर, एयरपोर्ट के गेट पर आ जा, मैं 5 मिनट तेरा इंतज़ार करूँगा। वो बंदा एयरपोर्ट, मैं कार पहुँची मेरी और देखा तो एक कोई बनिया बगल में पोथी दबाए हुए, फटी धोती थी, फटा कुर्ता था, वही जो होते थे साधारण काम करने वाले, और बगल में पोथी थी, वो खड़ा हुआ था। तो मैंने सोचा कि मेरा पाठक यही हो सकता है, कोई अंबानी अडानी नहीं हो सकता। तो मैं उतर के गया उनके सामने। अब उसको लगा कि उसके सामने श्री राम खड़े हुए, सीधा चरणों में लेट गया। मैंने उठाया, मैंने कहा भैया तेरी उम्र देख, मेरी उम्र देख, मैं अभी बुजुर्ग नहीं हुआ हूँ, करके उसको बिठाया वहाँ मुंडेर पर। अब बात क्या करूँ, उसकी तो ज़बान ही गई थी, गायब हो गई थी, कुछ बोल ही नहीं पा रहा था। तो मैंने कहा ये आपने बगल में क्या दबाया हुआ है। अब उसको होश आया कि सर ये जो है डब्बू जी 1 साल का, इस तरह हर साल का एक वॉल्यूम, एक पोथी मैंने बनाई है, और ये सारे जितने भी डब्बू जी छपे हैं सबकी एक एक पोथी। एक डब्बू जी तब करीबन 15-1 साल हुए थे। अच्छा, ये जो बात उन्होंने बताई, ये डॉक्टर धर्मवीर भारती के स्वर्गवास के बाद की बात थी। ये मुलाकात, सॉरी कुछ आंकड़े में गड़बड़ हो रही है, लेकिन ये तब की बात है जब स्वर्गवास हो चुका था। तो मैंने उससे कहा कि भैया डॉक्टर साहब गए, धर्मयुग बंद हो गया 30 साल के बाद,
बंद हो गया तो ये पोथी कब तक संभाल के रखेगा तू? तो वो ऐसा नाराज हो गया, कहा सर आपको पता नहीं है, आप नहीं जानते कि मैं डिप्रेशन का मरीज हूं और जब मुझ पर अटैक आता है तो मैं ये खोल के बैठ जाता हूं। इससे बढ़कर कॉम्प्लीमेंट मुझे आज तक नहीं मिला है। चलिए धन्यवाद आप सबका भी और आपका भी। बहुत रोचक और दिलचस्प बात करने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद आबिद साहब। और चलिए अब हमारा सेशन यहीं खत्म होता है। थैंक यू।